गुड इवनिंग बच्चा लोग। कि अगर कोई सरफेस है, जैसे मैंने कहा कि अगर एक क्लोज सरफेस है, मतलब इसके बाहर अगर कोई भी चार्ज है, तो अगर ये सरफेस को इंटरसेक्ट करेगा तो हमेशा बताओ क्या होगा? दो बार इंटरसेक्ट करेगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा। अरे, आप 4 टाइम्स भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। आप इस सरफेस को ऐसे करके ऐसे बना लो। अब बताओ इस केस में जब ये इंटरसेक्ट करेगा बताओ क्या होगा? फर्स्ट सेकंड, मतलब हमेशा बताओ इवन नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा। अगर क्लोज सरफेस है, मैं क्लोज सरफेस की बात करूं, तो बेसिकली ये यही कह रहा है कि अगर क्लोज सरफेस के बाहर कोई भी चार्ज है, तो ये हमेशा इस सरफेस को जो है ना इवन नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा। और जब कोई लाइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स कट करती है तो उसके कारण एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, ये फ्लक्स जीरो होगा। वो ये कह, पहले स्टेटमेंट तो समझे, कहानी तो बात की बात। और अगर यही केस कह रहा है कि अगर ये क्लोज सरफेस है, चार्ज अगर इसके अंदर कहीं पे रखा हुआ है स्मॉल क्यू, बेटा ऐसा वो कह रहा है, हमें भी नहीं पता क्यों जीरो है। ये मुझे कहां पता, ये तो मैंने बोला मुझे समझ में ही नहीं आया। ऐसा जो वो कह रहा है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं बस। अभी ऐसा क्यों होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। देखते हैं, कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की। क्लियर बात? अब ये कह रहा है कि अगर चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है, तो ये लाइन बताओ हमेशा हर बार सरफेस को बताओ एक बार कट करेगी या फिर हमेशा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ही तो कट करेगी? तो ये कह रहा है अगर लाइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कट कर रही है, या मैं कोई चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस रखा हुआ है, तो इस चार्ज के कारण जो पास करने वाला फ्लक्स है आपके पास क्लोज सरफेस से, वो आपके पास ये वैल्यू जीरो के बराबर, सॉरी नॉन जीरो। ये एक स्टेटमेंट है, ये जीरो है और ये आपके पास नॉन जीरो। बट पहले ये डायग्राम बनाओ, फिर समझते हैं पूरी कहानी। और इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ी मैथ्स भी समझनी पड़ेगी, तभी हम इसको समझ पाएंगे। बेटा आउटसाइड से तुम कितना भी ट्राई कर लो, हमेशा वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स ही कट करेगी। अरे लाइन को बाहर जाना है ना, एक बार इंटरसेक्ट करके एंटर करेगी, फिर दूसरी बार इंटरसेक्ट करेगी तो बाहर जाएगी, फिर एक बार एंटर करे तो हमेशा 4 6 8 ऐसे ही तो होगा। लक्ष्य, मेरी बात से सहमत? बेटा अगर टैंजेंट हो गया तो वो तो वैसे ही जीरो हुआ। अगर ये टैंजेंट हो गया, तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पे तो फ्लक्स जीरो ही हुआ ना, क्योंकि टैंजेंट है तो एरिया वेक्टर ये हुआ, तो उस केस में तो फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि वो तो सरफेस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा भाई। चलो भाई अब इसको समझते हैं यार, ठीक है? कोई क्लास बेटा भागेगा नहीं, इस पर ध्यान दीजिए सभी लोग। और बहुत आसानी से हम रिजल्ट इनफैक्ट डिराइव कर देंगे यार, ये रिजल्ट। देखो अब इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, चीजें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे सॉलिड एंगल का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे, ठीक है ना? इसे देखिए, ध्यान दीजिए मेरी तरफ। देखो अगर मैं प्लेन एंगल की बात करूं, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा सभी लोग, प्लेन एंगल थीटा। तो अगर हम प्लेन एंगल की बात करें तो मेरे पास थीटा, आपको पता है अगर मुझे कभी भी दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग सेंटर लेते हैं
और इस पे जो है ना उसको सेंटर लेके एक हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल जैसा दिख तो नहीं रहा है, बट मेरी भावनाओं को समझिए आप लोग, ये सर्कल है। ठीक? अब अगर ये आपके पास है यहाँ पर, भाई रीजन को ही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग अमन, तो बताओ ये हमारे पास ये आर्क लेंथ हुई, ये आर्क लेंथ, लेट से मैंने कहा कि ये आर्क लेंथ क्या आते हैं स्मॉल एल, और अगर ये रेडियस आपके पास स्मॉल आर है, तो थीटा ऐसे ही तो डिफाइन होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। हम लोग कहते हैं दिस इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, अपॉन रेडियस, कोई इशू नहीं इसमें। और अगर मैं यहाँ पर इसके बीच की अगर ये परपेंडिकुलर की बात करूं, तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ आपके पास कुछ स्मॉल डी होगी। और इस केस की बात करें तो डी और स्मॉल एल बराबर नहीं होंगे, तो ध्यान रखना थीटा इज नॉट इक्वल टू डी बाय आर। थीटा डी नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, आर्क लेंथ की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे आर्क लेंथ होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास केस दिया हुआ है थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा वेरी स्मॉल, अगर थीटा हमारा बहुत स्मॉल हुआ तो उस केस की अगर मैं बात करूं, तो अब बताओ यहां पर जब बहुत स्मॉल है जो आर्क लेंथ है, और बताओ वो दोनों एक ही तो हो गए। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, इसको मैं कुछ एक काम करते, इसको कैपिटल एल लिख लेते, इसको स्मॉल एल लिखते। तो यहां पर कैपिटल एल इज नॉट इक्वल टू स्मॉल एल, तो ये आपके पास स्मॉल एल बाय आर नहीं होगा, ये यहाँ पे कैपिटल एल। बट अभी नोट मत करो, जब मेरी तरफ ध्यान दो। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जब ये बहुत एंगल स्मॉल है, तो नियरली यहाँ पर ये लेंथ, और अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर जो आर्क लेंथ होगी वो नियरली बराबर होगी, मतलब यहाँ पर एल नियरली इक्वल टू स्मॉल एल हो जाता है। स्मॉल एल कौन सा, ये वाला स्मॉल परपेंडिकुलर, ये स्मॉल एल। तो हम लोग यहाँ पे थीटा को क्या डिफाइन कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या कर देते हैं इस केस में, स्मॉल एल बाय आर की बात कर लेते हैं। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो बताओ एक तरीके से ये डीएल हो जाता है, ये डीएल, और फिर स्मॉल एंगल को हम लोग किससे लिख लेते हैं, डी थीटा। तो डी थीटा किसके बराबर हुआ, डीएल। अब बात आती है डीएल कैस कौन सी लेंथ है, तो देखो बेटा ध्यान से समझना, जब मैं डीएल की बात करता हूं, इस डीएल को समझना है आपको, तो क्या करो यहां पर एक एंगल बाइसेक्टर लो, ये एंगल बाइसेक्टर, और इस एंगल बाइसेक्टर के जो परपेंडिकुलर वाली लेंथ होती है ना, वो ये स्मॉल डीएल है आपके पास। और ये आपके पास रेडियस क्या दिया हुआ, ये आर दिया हुआ है। तो बताओ अगर मैं यहाँ पर डी थीटा को डिफाइन करने जाता हूँ, तो डी थीटा आपके पास क्या होता है, डीएल, बहुत स्मॉल एंगल की डीएल बाई आर। और ध्यान रखना डीएल लेंथ कौन सी है, जो आपकी एंगल बाइसेक्टर लाइन है उसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर। पहले तो मेरी बात चमकी ना यार, हाँ या ना, नोट करो बेटा, मेरे पास बहुत ज्यादा इस पे। अच्छा रुक जाओ, पहले कंप्लीट कर लें फिर नोट कर लो। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रॉब्लम आती है, ये क्यों हमने परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट समझाया, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके इस तरीके से लेंथ दी होती है, ये स्मॉल है यार, वो मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ, हमें ये लेंथ ऐसे दी है, अब मुझे ये डीएल दिया हुआ, मुझे अब ये डीएल नहीं चाहिए बच्चा, क्योंकि अगर तुम इसका एंगल बाइसेक्टर लोगे, बताओ ये इस बार इसके परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये डीएल की बात करें, बताओ ये इसके ये ऐसे कुछ आएगा। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, अगर ये लाइन के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है, तो बताओ अगर मैं इसकी बात करूं, ये इसके परपेंडिकुलर वाले की बात करूं, समझना बेटा, ये थीटा तो ये कितना हुआ 90, 90 माइनस थीटा, ठीक, ये वाला बताओ कितना हो गया थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये वाला क्या हो गया थीटा। तो अगर ये डीएल बताओ, ये वाली लेंथ क्या हो गई, डीएल कॉस थीटा, या इसको थीटा तो हम बोल ही रहे हैं यार, इसको कुछ फाई लिख दो या अल्फा लिख दो।
तो ये हो गया dl cos अल्फा। तो अगर मुझे d थीटा डिफाइन करना है तो d थीटा बताओ क्या हो गया आपके पास, दिस इज dl cos अल्फा अपॉन रेडियस r, ये रेडियस r। तो मतलब जब हम एंगल को डिफाइन करते हैं ना, तो यहां पर जो ये लेंथ लिखते हैं ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर लाइन होता है, एंगल बाइसेक्टर लाइन। अरे भाई पहले तो एंगल का कंसेप्ट सभी को पूरी तरीके से चमका ना। तो अगर हम एंगल को डिफाइन करें तो प्रॉपर इस तरीके से एंगल डिफाइन है। हम इस स्मॉल एंगल डी थीटा की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर डी थीटा ही लिखा ना, हर जगह डी थीटा लिखा। तो अगर थीटा अगर स्मॉल नहीं है, अगर थीटा आपके पास फाइनाइट एंगल है, तो फाइनाइट में हमेशा ध्यान रखो हम क्या लिखते हैं, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लिखते हैं, हम आर्क लेंथ। और अगर मेरे पास ये एंगल बहुत स्मॉल हो जाता है तो हम लोग फिर आर्क लेंथ की बात नहीं करते, हम उस परपेंडिकुलर लेंथ की बात करते हैं विच इज एंगल बाइसेक्टर लाइन के परपेंडिकुलर है। बेटा पहले बहुत प्रॉपर तरीके से नोट करिए, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस हम क्या करें, एक कंसेप्ट से दूसरा कंसेप्ट सीखेंगे, दूसरे से तीसरा, मतलब ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम इसको जो ना प्लेन एंगल से समझाना स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, बताओ ये इसके परपेंडिकुलर ये है, बताओ ये 90 माइनस अल्फा हुआ। अब बताओ ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ये अल्फा हुआ। अल्टरनेट एंगल में बताओ ये क्या हो गया, अल्फा, ये तो अल्टरनेट में ये एंगल अल्फा। ये तो आ ही रहा होगा ना, चमक ही रहा होगा। अब देखिए ध्यान, बेटा मैं हटा रहा हूं, अगर नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मेरा बेटा ध्यान दो, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अब प्लेन एंगल सीख लिया, अब एक्चुअली मुझे यार प्लेन एंगल में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सॉलिड एंगल में इंटरेस्ट था। हम इसको किससे डिनोट करते हैं, दिस इज ओमेगा, इसको भी हम लोग ओमेगा बोलते हैं, ठीक। सॉलिड एंगल की बात करें तो मेरे पास एक तरीके से ऐसे कोन होता है, और ये सॉलिड एंगल एक फाइनाइट सॉलिड एंगल है। बहुत ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं इस केस में, हम यहाँ पर एक स्फीयर की बात करते हैं, हम इसको सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक स्फीयर हुआ। अब यहां पर हम लोग इस इनक्लोज्ड एरिया की बात करते हैं।
ये हमारे पास क्या हुआ, ये इनक्लोज्ड एरिया हुआ। बट आप नोट करना बंद करो, मेरी तरफ ध्यान, ये इनक्लोज्ड एरिया। ये हमारे पास क्या हो गया, ये आपके पास एरिया लेट, मैं इसकी बात करूं तो ये डेल्टा ए एरिया हो गया। ये एरिया क्या हो गया, अभी नोट मत करना बेटा, ये एरिया डेल्टा ए हुआ। अब देखो यहां पर भी दो एरिया हैं, वो दो कौन से एरिया हैं? अगर मैं इसको स्फेरिकल थोड़ा मैग्नीफाई करूं तो एक तो ये हमारे पास इस तरीके से, ये मेरा इनक्लोज्ड एरिया है, डेल्टा ए। अब बताओ इस कोन का, कोन की बात करें, बताओ ये इसकी एक्सिस ऑफ कोन है। और एक एरिया क्या है जो एक्सिस ऑफ कोन है, इसके परपेंडिकुलर वाला सर्कुलर एरिया। ये परपेंडिकुलर वाला सर्कुलर एरिया, मैं इसको क्या बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं डेल्टा ए वन। तो अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं तो सॉलिड एंगल कैसे डिफाइंड है, दिस सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज इनक्लोज्ड एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं, इनक्लोज्ड एरिया हमारे पास कितना है, दिस इज डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखना, इज नॉट इक्वल टू डेल्टा ए वन अपॉन आर स्क्वायर। वो डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर होता है, वो सर्कुलर एरिया नहीं, वो आपका क्या होता है, जो कर्व्ड एरिया है, हम उस कर्व्ड एरिया की बात करते हैं। नोट करिए बेटा पहले, जैसे एक हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर में कर्व्ड एरिया क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, और वो परपेंडिकुलर वाला एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अरे डेल्टा कुछ नहीं, डेल्टा मतलब इसलिए होगा कि वो एरिया जितना भी है आपके पास, ठीक है, वहां पे डेल्टा एज सच कोई वो नहीं है।
Clear? अब अगर इसी तरह जैसे हम लोग बात करें सॉलिड एंगल एक स्फीयर की बात करें, तो स्फीयर का टोटल कर्व्ड एरिया कितना हो गया, 4 पाई r² अपॉन आर स्क्वायर। बताओ एक स्फीयर किसी भी रेडियस का हो, बताओ उसका सॉलिड एंगल हमेशा क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है, वो कितना होगा, 4 पाई। एक हेमी स्फीयर है, बताओ उसका सॉलिड एंगल कितना होगा हमेशा, वो आपका 2 पाई के बराबर होगा। बात क्लियर? अब देखो समझ, अब अगर मैं यहां पर बात करूं, इसी केस की बात करूं, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, अगर डिफरेंशियल सॉलिड एंगल की बात करूं, डिफरेंशियल सॉलिड एंगल, दैट मीन्स अगर मैं डी ओमेगा की बात करूं, अब जो जब बहुत डिफरेंशियल होगा, तो बताओ ये जो सर्कुलर एरिया है और यहां पर जो कर्व्ड एरिया होगा, बताओ अब डीए से लिखते, डीए अप्रोक्सीमेटली डीए1 बराबर ही तो होंगे, हाँ या ना? ये दोनों एरिया, क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल हो गया। अब अगर ये बहुत स्मॉल हो गया, तो हम लोग फिर यहाँ पे अगर मैं इसको बेटा एक काम कर दो, इसको डेल्टा ए करो, इसको डेल्टा ए1 करो, ये एक चेंज करो सभी लोग, ये डेल्टा ए1 नॉट डेल्टा। क्लियर? सभी लोग चेंज करो, बहुत छोटा सा एक माइनर सा चेंज है। अब बताओ अगर यहां पर है, तो हम लोग अब इस डी ओमेगा को बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए, तो बताओ ये डी ओमेगा क्या होना चाहिए, ये वाला जो है ना डी ए1 है, और ये सर्कुलर डी है, तो बाय डेफिनेशन तो ये होना चाहिए डी ए1 अपॉन r²। बट इसको हम लोग नियरली लिख क्या देते हैं, मतलब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डी ए अपॉन r² भी लिख सकते हैं। अब बात है कि फिर क्वेश्चन आता है डी ए है क्या, तो अब इसको देखो क्लियर करते हैं। जब स्मॉल एंगल की बात होती है तो हम ये सर्कुलर एरिया लिखते हैं, दिस सर्कुलर एरिया डीए, और ये डीए वो एरिया है जो इस एक्सिस ऑफ कोन के परपेंडिकुलर है। अगर ये एक्सिस ऑफ कोन है, तो हम एक्सिस ऑफ कोन के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेते हैं। तो बताओ मेरे पास सॉलिड एंगल अब डिफरेंशियल लिखना है, तो DA/r², और वे डीए क्या है, एरिया, सर्कुलर एरिया परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ कोन, वो कोन के परपेंडिकुलर वाला एरिया। पहले तो मेरी बात सब लोग समझ। अब बेटा हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन हमने इतना प्रिसाइजली हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। बट जो ये लाइन, जो उसने 2 लाइन लिख दी ना, कि आपके पास इवन है, ऑड है, अब उसको समझने के लिए हमने को बेसिक डेफिनेशन एक बिल्कुल एग्जैक्ट हमें चाहिए, इसलिए हम इतना डिटेल में इसकी बात कर रहे हैं। नोट करिए।
हाँ भाई हो गया, नोट कर लिया। अब देखो फिर से, अब देखो इसमें एक और चीज आपके पास आती है। चलो मैं तो बेटा ध्यान दो। अब हमारे पास लेट कोन का ये दिया हुआ है इस तरीके से। फिर देखो अब मेरे पास ये एरिया दिया हुआ है, दिस इज डी। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारी एक्सेस है और इसके बीच में ये एंगल थीटा है। अब बताओ अगर मैं इस केस की बात करूं, फिर से हमें ये परपेंडिकुलर वाला एरिया चाहिए। वो एंगल आप चेक कर लेना, थीटा ही आएगा। बताओ ये एरिया क्या होगा, डी ए कॉस थीटा। बताओ अगर मैं यहाँ पर सॉलिड एंगल की बात करूं, डी ओमेगा, बताओ क्या हो गया, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, सॉलिड एंगल का जनरल फॉर्मूला। नोट करिए। बात क्लियर है सभी को? अब देखो यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो, हम अगर सॉलिड एंगल को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रल ऑफ सॉलिड एंगल, और हमारे पास जिस पॉइंट की अबाउट कर रहे हैं वो पॉइंट इनसाइड द क्लोज सरफेस है। भाई या तो पॉइंट इनसाइड द क्लोज सरफेस होगा या फिर पॉइंट आउटसाइड द क्लोज सरफेस होगा। ध्यान दीजिए। अब देखो कैसे, जैसे मेरे पास ये पॉइंट है, समझना, ये पहले ऐसे था, हमने और ज्यादा किया, ये ऐसे हो गया, हमने और ज्यादा, ये इस तरीके से हो गया, हमने और इंक्रीज किया तो ये हेमिस्फेरिकल, ये ऐसे हो गया, हमने और इंक्रीज किया, बताओ ये इनसाइड ये ऐसे हो गया, हमने और इंक्रीज किया, हमने और इंक्रीज किया, तो बताओ ये दोनों पॉइंट मीट कर जाएंगे। तो क्या फाइनली बनेगा, बताओ ये फाइनली एक आपके पास स्फीयर बन जाएगा। और अगर ये स्फीयर बन रहा है तो इस केस में अगर मैं बात करूं, और मैं एक पॉइंट पी की बात कर रहा हूं जो उसके अंदर लाई कर रहा है, एक स्फीयर का सॉलिड एंगल बताओ कितना होता है? हम कंप्लीट सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है, 4 पाई आ रही। इसका ना हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई पॉइंट किसी क्लोज सरफेस के अंदर है और वहां पर तुम पूरा कंप्लीट सॉलिड एंगल की बात कर रहे हो, तो कंप्लीट सॉलिड एंगल का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा 4 पाई देगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना।
ये देखो ना, इस बात को मैंने जस्टिफाई, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और इंक्रीज ये होगा, ये सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन। बताओ फाइनल वैल्यू बताओ क्या होगी। ये कब की बात कही गई है? ये बात आपकी कही गई जब पॉइंट पी आपके पास क्या है, वो इनसाइड है आपके। यार हाँ ना, कुछ तो यार आप लोग रिएक्ट करो भाई, मेरी बात चमकी? पक्का? बेटा प्रॉपर डायग्राम सब बनाइए। ना थोड़ी मतलब क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड होगी या 10 to 15 मिनट। अब देखो हम यहाँ पर ओमेगा की बात करें, इंटीग्रल ऑफ ओमेगा, अब पॉइंट आउटसाइड द क्लोज सरफेस है। अब आप लोग कंपेयर भी कर लोगे, अगर पॉइंट आपका आउटसाइड द क्लोज सरफेस दिया, सभी लोग वही तक, मैं यहाँ पर हूं, अगर बाहर है तो ये सरफेस ऐसे ही इंक्रीज करेगा, ऐसे ही इंक्रीज करेगा, इनफैक्ट यहां तक ऐसा ही रहेगा। लेकिन अब इसे बाहर रहना है, ये अंदर नहीं जा सकता है। तो इसके बाद की कहानी बताओ क्या होने लगेगी। इसे अगर बाहर रहना, तो अब तुम्हारे पास ये बढ़े, इंक्रीज तो करेगा, लेकिन पॉइंट को बाहर रहना है। बताओ अब ये इस तरीके से होगा, क्योंकि अब तुम्हारा पॉइंट पी बाहर रहना है। बताओ इससे ज्यादा अगर मैं करूं, बताओ ये आपके पास, बताओ ये यही तो सिचुएशन थी। मैं और अगर इसको करूं, बताओ ये सिचुएशन यही तो होगी। और फाइनली दोनों को अगर मीट कर दूंगा, तो बताओ यही तो हो गया। बताओ अगर अब इन दो लाइंस के बीच में एरिया 0 हो गया, तो बताओ फाइनली ये आपके पास अगर पॉइंट पी आउटसाइड है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। अब ये दो, देखो ये बस आपको याद रखना है, बाकी मैंने आपको समझाने के लिए आपको बताया। देखो यहाँ पर क्या था ना, हम जब इसे ओपन कर रहे थे तो ये पॉइंट को कर्व के अंदर लाना था, कर्व के अंदर लाना था, इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे कर दिया, ये अंदर रहेगा, हमने इस तरीके से ऐसे कर दिया था। लेकिन अब ये वाला पॉइंट बाहर जाना है, तो बताओ बाहर जाने का मतलब, बताओ इसके बाद हम इसको जब इंक्रीज करेंगे तो इस पॉइंट को बाहर की तरफ पुल करेंगे, और जब बाहर की तरफ पुल करेंगे तो बताओ ये सरफेस ऐसे ही तो होगा। अब बताओ ये स्फीयर बनने लगा, और कम करेंगे, बताओ ये स्फीयर बनने लगा, और कम करेंगे स्फीयर, बताओ फाइनली जब पूरा स्फीयर बन जाएगा, तो बताओ ये पॉइंट हमारा पी बताओ बाहर है, ये पी बताओ बाहर है, पी बताओ बाहर है, तो बताओ सॉलिड एंगल हमारे पास क्या हो गया इस केस की अगर मैं बात करूं, तो बताओ यहाँ पर सॉलिड एंगल आउटसाइड की बात करें, बताओ क्या वैल्यू 0 है? ऋषिता मेरी बात क्लियर? एक बार हम पॉइंट को इसके जो है ना, ये जो सरफेस है इसके अंदर ले जाना है, तो हम लोगों ने ऐसे इसको इंक्रीज किया, इसको कवर कर रहे हैं। जब मैं कवर कर रहा हूं तो ये अंदर आ रहा है। अब मुझे इस पॉइंट को बाहर ले जाना है, तो बाहर ले जाना है तो ऐसे ही तो करेंगे। तभी तो देखो अब ये जो है ना पूरा कंप्लीट होता जा रहा है, और पॉइंट पी भी हमारा बाहर की तरफ स्टे कर रहा है। तो ये दो चीजें याद रखिए, अगर कोई पॉइंट अंदर लाई कर रहा है तो उसके लिए इंटीग्रल ऑफ सॉलिड एंगल 4 पाई होगा, और अगर वो बाहर लाई कर रहा है तो इंटीग्रल ऑफ सॉलिड एंगल वो 0 होगा। नोट करिए बेटा।
बेटा हटा रहा हूँ पूरा। अगर नहीं नोट कर पा रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। कल की बेटा टाइमिंग ध्यान रखिए, 2 to 4 होगी क्लास, ठीक है ना। तो ऑडियो ड्रॉप कर दे ठीक से। अब बताइए क्लियर बेटा, अब ऑडियो क्लियर है? ओके, अब देखिए ध्यान दीजिए। अब मेरे पास ये एक क्लोज सरफेस, अब इस बात देखो, अभी तुमने एक जो होता है ना इंट्रोडक्टरी पार्ट समझा, अब मेन अपने कंक्लूजन पे आते हैं। मेरे पास ये कोई भी एक क्लोज सरफेस है, यहां पर एक प्लस Q1 है, यहां पर प्लस Q2 है, यहां प्लस Q3 है। इस तरीके से ये आपके पास यहां पर ये प्लस Qn, ये आपके ये Q1 Q2 ये आपके पास ये है। और यहाँ इधर बात करें तो यहाँ पर ये प्लस Q1, यहाँ पर ये प्लस Q2, ये यहाँ पर ये बाहर चार्जेस हैं, और ये इस तरीके से ये Qn। ये सिचुएशन आपका डायग्राम बनाएंगे। अब मुझे इस क्लोज सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना। मैंने यहाँ पर कोई डिफरेंशियल एरिया डीए लिया, बेटा ध्यान से देखिए सभी लोग, ये डीए। अगर ये डिफरेंशियल एरिया डीए है तो पहले इसके लिए बात करें, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर E1 होगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें इधर कुछ E2 होगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये E3 होगी, E3। और इसी तरह अगर मैं EN की बात करूं तो इसके लिए ये EN हो। अब बताओ यही हमारे पास, अगर मैं ये कहूं इसका एरिया है, ये एरिया डीए है, और ये EN है आपके पास, और ये बताओ यही तो थीटा एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में। भाई देखो ये कोण बना, और इसका जो एरिया है ये बताओ कोण का एक्सिस हो गया, और ये एरिया बताओ एक तरीके से यही तो आपके पास क्या बना रहा है। अगर मैं इस केस की बात करूं, इसको देखो ऐसे समझो, तो यही तो इन दोनों के बीच में एंगल हुआ एक तरीके से, हाँ या ना? ठीक, तो बताओ ये हमारे पास, पहले बताओ ये सिचुएशन हमने डीए ये कोण बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बात कर रहे हैं क्यूएन के लिए, तो क्यूएन के लिए अगर मैं बात करूं, ध्यान इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं बेटा, अभी नोट कर, थोड़ा समझ ये बात। जैसे ये लेट से ये ऐसे है डी, अब बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बताओ ये इसके अलोंग ही होगी, ये EN, और इसका एरिया वेक्टर बताओ ये DA कुछ ऐसे है, और इन दोनों के बीच में यही तो बताओ आपके पास क्या हुआ, वो थीटा एन एंगल हो गया। पक्का सहमत पूरी तरह? अब देखो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैं बाहर वाले की बात करूं, जो बाहर वाले चार्जेस हैं, बताओ इस Q1 के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, इसको मैं लिख रहा हूं E1 डैश। बताओ Q2 के कारण बताओ यहाँ पर ये क्या होगा, E2 डैश। बताओ Q3 के कारण बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो E3 डैश।
और बताओ क्यू एन के कारण बताओ ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ई एन डैश, बताओ वो ऐसे ही तो है। मतलब E1 E2 E3 E4 EN वो अंदर वाले के कारण है, और E1 डैश E2 डैश वो आपके पास बाहर वाले। और अगर इन बाहर वालों के लिए हम बात करें तो बाहर कोई भी है, लेट ये ऐसे है, मैंने कहा ये इस तरीके से, और मैंने कहा ये चार्ज कुछ क्यू एन डैश है, क्यू एन है। बताओ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ ई एन डैश यही तो हुआ। इस एरिया की बात करें, ये एरिया डी है, बताओ इनके बीच में जो एंगल है थीटा एन डैश हुआ। बताओ ये बात सभी को क्लियर है, कोई समस्या नहीं। अब बताओ मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है इससे पास करने वाला। बताओ टोटल फ्लक्स अगर मुझे निकालना, फाई टोटल बताओ क्या हो जाएगा। अगर मैं फाई टोटल ई डी ए कॉस थीटा होता है, तो डिफरेंशियल डी फाई टोटल की बात करूं तो बताओ ये कितना हो जाएगा, E1 डी ए, नहीं तो ध्यान दो, E1 डी ए कॉस थीटा 1 प्लस E2 डी ए कॉस थीटा 2 से लेके EN डी ए कॉस थीटा n, हाँ या ना। अब अगर मैं इसके बाद बात करूं प्लस का, अब बाहर वाले के लिए वो क्या होगा, प्लस का E1 डैश डी ए कॉस थीटा, बेटा नोट करिए आप लोग जरा क्विकली, कॉस थीटा 1 डैश प्लस का E2 डैश डी ए कॉस थीटा 2 डैश, E3 डैश डी ए कॉस थीटा 3 डैश, और बताओ ये क्या हो गया, दिस इज EN डैश डी ए कॉस थीटा एन डैश। बताओ वो यही तो हुआ, सहमत हो गया सभी लोग मेरी बात से पूरी तरह। अब बताओ E1 का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो टोटल फ्लक्स डी फाई टोटल ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो ये होगा के इंटू क्यू वन अपॉन आर वन स्क्वायर डी ए कॉस थीटा 1 प्लस का E2 डी ए टू की वैल्यू रखनी है के क्यू टू बाय आर टू स्क्वायर डी ए कॉस थीटा 2, नोट करते जाइएगा आप लोग, प्लस का के क्यू थ्री अपॉन आर थ्री स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा 3 से लेके के क्यू एन अपॉन आर एन स्क्वायर डी ए कॉस थीटा एन। बताओ ये जो उसके अंदर वाले हैं, बताओ उसके लिए फ्लक्स हो गया, और प्लस बाहर वालों के लिए अलग से लिख देते हैं, वो होगा के इंटू स्मॉल क्यू वन अपॉन आर वन डैश स्क्वायर डी ए कॉस थीटा 1 डैश प्लस का के क्यू टू अपॉन आर टू डैश स्क्वायर डी ए कॉस थीटा 2 और प्लस का के इंटू क्यू एन अपॉन आर एन डैश स्क्वायर डी ए कॉस थीटा एन। पहले तो पूरी क्लास को मेरी बात चमकी है ना यार, हमने कोई भी पॉइंट स्किप नहीं किया, बट आपको पहले बेसिक मैंने प्लेन एंगल से फिर सॉलिड एंगल, फिर हम लोग यहां तक पहुंचे यार, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट, बेटा अब मैं इस डायग्राम को हटा रहा हूँ, इतनी तो मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग तो नोट कर ही रहोगे। बताओ ये डी फाई टोटल, या मैं फाई टोटल की बात करूं, टोटल फ्लक्स, बताओ ये इंटीग्रल ऑफ डी फाई हो जाएगा। बताओ ये कितना आ रहा है, सभी लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान दो, ये आएगा आपके पास, बताओ कांस्टेंट बाहर निकाल लो,
KQ1 इंटीग्रल ऑफ DA cos θ1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस का KQ2 इंटीग्रल ऑफ DA cos θ2 अपॉन R2 स्क्वायर से लेके ये आएगा। बट अब ये सब हटा रहा हूं यार। K इंटू QN इंटीग्रल ऑफ DA cos θn अपॉन R स्क्वायर। बताओ ये जो इनसाइड वाले थे वो ये हो गए, प्लस आपके पास क्या आया यहाँ पर KQ1 स्मॉल q1 इंटू DA cos θ1 डैश अपॉन R1 स्क्वायर R1 डैश स्क्वायर प्लस का KQ2 इंटीग्रल ऑफ DA cos θ2 डैश R2 डैश स्क्वायर से लेके ये जाएगा कहां तक, K इंटू QN इंटीग्रल ऑफ DA cos θn डैश अपॉन Rn डैश स्क्वायर। थोड़ा संभाल के नोट करिए। बताओ ये यही तो आया। यहां तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन, कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी भाई किसी को भी? पक्का? मुझे बताओ कि क्या लिखा हुआ इंटीग्रेशन में, DA cos θ R1 स्क्वायर क्या लिखा है? ये किसकी है? एग्जैक्टली सॉलिड एंगल यार। तो बताओ अगर मैं इसकी बात करूं, फाई टोटल बताओ मेरे पास क्या आया, इज इक्वल टू KQ1 इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल बताओ D ओमेगा 1 KQ2 इंटीग्रल ऑफ D ओमेगा 2 प्लस KQ3 इंटीग्रल ऑफ D ओमेगा 3 से लेके KQN इंटीग्रल ऑफ D ओमेगा n। बताओ ये इनसाइड वाले जितने थे बताओ वो आ गए सारे। अब बताओ जो बचे हुए हैं आपके पास, ये आपका हो गया प्लस का K इंटू स्मॉल q1 D ओमेगा 1 डैश KQ2 इंटीग्रल ऑफ D ओमेगा 2 डैश प्लस KQ3 इंटीग्रल ऑफ D ओमेगा 3 डैश से लेके KQN D ओमेगा n डैश। पहले तो सहमत? ये आपके पास जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दिस इज द फ्लक्स ड्यू टू चार्जेस इनसाइड क्लोज सरफेस। ये जो आपके पास लिखा हुआ है दिस इज द फ्लक्स ड्यू टू चार्जेस आउटसाइड द क्लोज सरफेस। अब बताओ अगर पॉइंट इनसाइड है बच्चा, तो बताओ उसका सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है? कितनी? 4 पाई ना, पक्का? तो बताओ अगर मैं इस फाई टोटल की बात करूं, बताओ के सभी में से कॉमन आ जाएगा, इंटू बताओ Q1 इंटू 4 पाई, Q2 इंटू 4 पाई, Q3 इंटू 4 पाई, QN इंटू 4 पाई, और ये वैल्यू। और अगर इधर बात करें बताओ ये वैल्यू कितनी होगी बच्चा? अरे बोलो, 0। हर सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या हो? 0। तो यही तो हमने यहाँ पे बताया कि जो पॉइंट आउटसाइड द चार्ज, आउटसाइड द क्लोज सरफेस है, उनके कारण एसोसिएटेड फ्लक्स कितना आ रहा है? 0। हमने डिराइव कर दिया इस बात को। और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर टोटल फ्लक्स हमें निकालना है, तो टोटल फ्लक्स देखो मेरे पास क्या आ गया, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से लेके QN 4 पाई। बताओ कॉमन आ जाएगा, 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। और बहुत ध्यान से देखो, हमने इसको डिराइव कर दिया कि टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2
क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसको मैं लिख रहा हूं क्यू इन अपॉन, और क्यू इन जो है ना आपका क्या है, इज द स्केलर सम ऑफ चार्जेस, स्केलर सम ऑफ चार्जेस स्ट्रिक्टली इनसाइड क्लोज सरफेस। हम सिर्फ उस चार्ज की बात कर रहे हैं जो क्लोज सरफेस के अंदर है, क्योंकि क्लोज सरफेस के जो बाहर चार्ज है वो तो जीरो हो गया। और यही स्टेटमेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, जिसका हम लोग नाम देखते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हमने डिराइव कर दिया है। गॉसेस लॉ की बात करें तो यही तो गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट है, टोटल फ्लक्स, ठीक, वो किसके बराबर होता है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, और वो क्या होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। इंटीग्रल ई डॉट डी ए में ई क्या है, रिजल्टेंट फील्ड, फील्ड ड्यू टू इनसाइड एज वेल आउटसाइड चार्ज, हमने दोनों को कंसिडर किया है। लेकिन यहां पर जो क्यू इन है वो आपका सिर्फ कौन सा चार्ज है, वो चार्ज है जो स्ट्रिक्टली इनसाइड द गॉसियन सर्किल। तो अब बात प्रूव हो गई ना, जनरल हमें समझ में आ गया कि जो चार्ज गॉसियन, जो चार्ज आपके पास क्लोज सरफेस के अंदर होता है उसके कारण सिर्फ फ्लक्स होता है, आउटसाइड चार्जेस कारण हमेशा फ्लक्स जीरो होगा। रीजन क्या है, क्योंकि उसके कारण जो इंटीग्रल ऑफ सॉलिड एंगल आएगा वो वैल्यू हमेशा जीरो होगी। पहले तो चमका, मुझे तो चमक गया, आप लोगों को चमका सभी को? अरे आपके साथ साथ हमने भी सीख लिया ना यार, पक्का नोट कर लीजिए बेटा।